हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीएनवी क्लासेस में। और आज मैं लेके आया हूँ चैप्टर 1 पावर शेयरिंग। तो आज हम क्लास 10 का एसपीएल का चैप्टर 1 पावर शेयरिंग करने वाले हैं, जिसमें आप सबको वो सब कुछ मिलेगा जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। पावर शेयरिंग एक बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेकिन कुछ ही क्वेश्चंस हैं जो हमेशा हर बार आते रहते हैं रिपीटेडली। तो हम हर एक क्वेश्चंस, हर एक एमसीक्यू और हर एक कंसेप्ट पे वर्क करेंगे यहाँ पे। तो पावर शेयरिंग, सबसे पहले हम बात करते हैं मतलब पे कि पावर शेयरिंग का मतलब होता क्या है। तो पावर शेयरिंग का मतलब है बेसिकली, पावर शेयरिंग मीन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। जब इन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में पावर को शेयर किया जाता है तो उसी को हम बोलते हैं पावर शेयरिंग। Power sharing means the distribution of power among the organs of the government such as legislature, executive, judiciary. Power sharing help in achieving the stability of political system. Power sharing से फायदा क्या होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेसिकली पावर शेयरिंग से हमारे बीच में स्टेबिलिटी आती है पॉलिटिकल ऑर्डर में। आप इंडिया में भी तरह तरह की पावर शेयरिंग देखेंगे, जैसे कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, इन तीनों के बीच में भी पावर को शेयर किया जाता है। तो आइए हम समझते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है। तो पावर शेयरिंग चैप्टर में सबसे पहले दो एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं। एक है हमारा बेल्जियम। अब बेल्जियम एक यूरोप का एक छोटा सा कंट्री है जो बेसिकली दो एथनिक डिविजन्स में डिवीजन है। और यहाँ पे जो डिवीजन है वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे है। किस बेसिस पे है? लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक बेसिस का मतलब ही है कि भाषा के आधार पे ये डिवीजन है। किस आधार पे है? भाषा के आधार पे। जैसे कि ये जो रीजन दिख रहा है आपको, ये डच स्पीकिंग है। यहाँ पे जो लोग हैं वो डच बोलते हैं और यहाँ पे जो लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि ये वाला जो एरिया है ये बड़ा है, ये बड़ा एरिया है, बट यहाँ पे सिर्फ 40% फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं जो पावरफुल भी हैं और एजुकेटेड भी हैं। तो एजुकेटेड और पावरफुल एरियाज ये वाला है। और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 59% है टोटल। बट ये देखिए आप, स्मॉल एरिया में ये लोग रह रहे हैं। तो जो डेवलपमेंट है वो इन लोगों का पहले हो गया, फ्रेंच का, जिसकी वजह से जो डच हैं वो थोड़े से पीछे हो गए और इनसे छिड़ने लगे। देयर आर क्लैशेस बिटवीन दीज टू कम्युनिटीज इन बेल्जियम। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये 1% वो लोग हैं जो जर्मन भाषा बोलते हैं। Those people speak German. Belgium is a small country in Europe, smaller in area than the state of हरियाणा। हमारे इंडिया का जो हरियाणा स्टेट है उससे भी छोटा एरिया है इस बेल्जियम का। और इसकी बॉर्डर्स फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग, इन 4 देशों से जुड़ी हुई है, जो कि एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा कि हरियाणा की जो बॉर्डर्स हैं वो इन 4 देशों से जुड़ी हुई हैं। 59% फ्लैमिश रीजन जो मैंने बताया था, जो डच बोलते हैं। 40% वैलोनिया रीजन, इस रीजन का नाम है वैलोनिया। क्या नाम है? वैलोनिया। अब ये जो वैलोनिया है, यहाँ पे 40% लोग रहते हैं जो सिर्फ फ्रेंच बोलते हैं, लेकिन ये मैंने बताया था एजुकेटेड हैं और पावरफुल हैं। अब अगर हम बात करें आगे की, तो बेल्जियम, द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है, जो कि एक माइनॉरिटी है, वो पावरफुल भी है और एजुकेटेड भी है। सो ये सबसे बड़ा एक इशू आ रहा था। दिस वॉज रिसेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट मच लेटर। अब जो डच हैं वो चिढ़ रहे थे, वो नाराज थे फ्रांस या फ्रेंच स्पीकिंग लोगों से, क्योंकि वो रिलेटिवली ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा एजुकेटेड थे और इन लोगों को जो डेवलपमेंट मिला वो बहुत बाद में मिला। This led tensions between the Dutch speaking and French speaking communities during 1950s and 1960s। तो इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में एक बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट हुई 1950 से 1960 के बीच में। अब द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज वर मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स। अब आपको मैं बताऊं
कि ब्रुसेल्स क्या है, तो ब्रुसेल्स है बेल्जियम की कैपिटल। ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये जो एरिया आपको दिख रहा है, दिस वाज ब्रुसेल्स। अब ब्रुसेल्स की कंडीशन जस्ट अपोजिट थी, जहाँ पे यहाँ 40% और यहाँ 59% और यहाँ 40% लोग रहते थे, जो कि फ्रांस बोल रहे हैं वो 40 हैं और 59 वाले डच हैं। अब ब्रुसेल्स के अंदर 80% लोग फ्रांस बोल रहे हैं और ओनली 20% पीपल स्पीक डच। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ब्रुसेल्स की जो कंडीशन थी वो जस्ट अपोजिट थी बेल्जियम के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा एक्यूट टेंशन थी। ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम। द डच स्पीकिंग पीपल कंस्टिट्यूटेड अ मेजॉरिटी इन द कंट्री बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल। तो जिस कम्युनिटी की मेजॉरिटी कंट्री में थी, जिस कम्युनिटी की मेजॉरिटी थी, उसी कम्युनिटी की माइनॉरिटी वहाँ पे कैपिटल में थी। तो ये एक बेल्जियम का हमने ओवरऑल देखा कि क्या दिक्कत थी। अब हम बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका सभी जानते हैं कि इंडिया के साउथ में एक छोटा सा आइलैंड नेशन है जिसे हम श्रीलंका कहते हैं। अब श्रीलंका में भी दो तरह के लोग बसते हैं मेजरली। एक थे सिन्हाला स्पीकर्स। वन टाइप ऑफ पीपल लिविंग इन श्रीलंका इज सिन्हाला स्पीकर, जो कि 74% कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं और इस येलो वाले एरिया में रह रहे हैं। यहाँ पे सिन्हालाज रहते थे 74%। एंड द अदर वन इज अदर कम्युनिटी विच इज लिविंग इन श्रीलंका इज तमिल स्पीकर्स विच इज 80%। अब 80% में से 13% वो लोग हैं जो श्रीलंका के नेटिव तमिल हैं, जो वहाँ के लोकल हैं, उन्हें नेटिव तमिल कहा जा रहा है, जो कि श्रीलंका में ही रहते हैं। कहाँ रहते हैं? श्रीलंका में ही रहते हैं। द रेस्ट हुज फोरफादर केम फ्रॉम इंडिया। वैसे भी तमिलियंस थे जो प्लांटेशन वर्कर के तौर पे इंडिया से माइग्रेट हुए थे। कहाँ? श्रीलंका में, एंड वहीं सेटल हो गए। सो दोज तमिल्स वर नोन एज इंडियन तमिल्स, जो कि 5% है। 5% इंडियन तमिल है एंड 13% श्रीलंकन तमिल्स हैं। As you can see from the map, Sri Lankan Tamils concentrated in the north and east. ये जो एरिया दिख रहा है आपको, this area consisted of Tamilians. ये वो एरिया है जहाँ पे तमिलियंस रहते हैं। सो ये हुआ श्रीलंका के बारे में जो हमने पढ़ा बहुत कुछ अभी। अब हम आगे देखें। मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। अब ये वर्ड जो आप देख रहे हैं यहाँ पे मेजॉरिटेरियनिज्म, ये क्या है एक्चुअली? तो मेजॉरिटेरियनिज्म बेसिकली, ये जो वर्ड आप देख रहे हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल, जब भी किसी एरिया में मेजॉरिटी बेसिस पे रूल होता है, जब भी कहीं पे भी एक मेजॉरिटी कम्युनिटी रूल करती है, तो उस प्रोसेस को आप बोलोगे मेजॉरिटेरियनिज्म। ठीक है? तो श्रीलंका आज़ाद हुआ, श्रीलंका एमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट नेशन इन 1948। तो पहली चीज जो आपको याद रखनी है वो क्या है कि श्रीलंका आज़ाद कब हुआ था? दैट इज 1948 में हुआ था। द लीडर्स ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी सॉट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर द गवर्नमेंट बाय द वर्च्यू ऑफ देयर मेजॉरिटी। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ सिन्हालास कितने परसेंट थे? 74%। अब ये जो सिन्हाला कम्युनिटीज थी, ये मेजॉरिटी बनाना चाहती थी गवर्नमेंट पे। ये चाहती थी कि मेजॉरिटी के बेसिस पे वो कंट्रोल करे को, गवर्नमेंट को, जो कि उन्होंने किया। एज अ रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजॉरिटेरियन मेजर्स। उन्होंने क्या ले लिया? मेजॉरिटेरियन मेजर्स उठाए और एक गवर्नमेंट क्रिएट करी मेजॉरिटी के बेसिस पे। इन 1956, ये पूछा जाता है बहुत बार, 1956 में एक एक्ट पास किया था जिन्हें सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना डाला। उन्होंने सिन्हाला को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया और तमिल को डिसरिगार्ड किया, हटा दिया। द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज टू फेवर सिन्हालास एप्लीकेंट फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब। तो दूसरा स्टेप लिया सिन्हालास ने, वो ये था कि जो तमिलियंस थे उनको हटा के सारी पॉलिसीज, सारी गवर्नमेंट पोजीशंस, यूनिवर्सिटीज़ में मौका किसको मिला? सिन्हालास को मिला। जो सिन्हालास एप्लीकेंट्स थे उनको ही सारे मौके दिए गए। और तीसरा, उन्होंने बुद्धिज्म को नेशनल रिलीजन बना दिया। उन्होंने दे फॉस्टर बुद्धिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनरी बुद्धिज्म को उन्होंने आगे लाए और उसे परमानेंट रिलीजन बना दिया। तो ये तीन चीज़ों के बाद मेजॉरिटी रूल आ गया था श्रीलंका में। अब हम आगे देखते हैं
जब ये सब हुआ तो जो तमिल्स थे बेसिकली दे स्टार्टेड फीलिंग एलिनेटेड। अब यहाँ पे एक वर्ड है एलिनेशन, यहाँ पे जो वर्ड है वो क्या है, एलिनेशन। अब ये जो एलिनेटेड वर्ड है इसका मतलब होता है इग्नोर करना। क्या मतलब होता है, इग्नोर करना। क्या मतलब होता है रे, इग्नोर करना। अब एलिनेटेड का मतलब होता है इग्नोर करना। तो क्या हुआ कि तमिलियंस एलिनेटेड फील कर रहे थे। ये क्वेश्चन आएगा सीबीएसई में जो हमेशा आता रहता है। They felt that none of the major political parties led by Buddhist Sinhala leaders was sensitive to their demands। सबसे पहले तो सिन्हालास को, जो तमिलियंस थे उनको लगा कि जो सिन्हालास हैं और उनसे जुड़ी सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उन्हें इग्नोर कर रही हैं, वो उनकी डिमांड्स को ले ही नहीं रही, उनके लैंग्वेज और कल्चर को डोमिनेट कर रही। They felt that the constitution and government policies denied them equal political rights। और उन्हें लगा कि कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं दे रहा है, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। अब इसकी वजह से उनके रिलेशन, सिन्हालास और तमिल्स के जो रिलेशंस थे वो धीरे धीरे क्या होने लगे, खराब होने लगे, जिसकी वजह से वो एलिनेटेड फील करने लगे। द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल्स फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। इन लोगों ने पार्टीज बनाई और बहुत स्ट्रगल किया, मार्चेस निकाले, ये किया वो किया। और क्यों किया ऐसा, जिससे कि उनकी लैंग्वेज भी ऑफिशियल मानी जाए। द रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। वो चाहते थे कि जॉब्स और एजुकेशन में उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, जो मिल नहीं रही थी। तीसरा और सबसे मोर इम्पॉर्टेंट था, बट दे डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी। उन्होंने काय की डिमांड करी, तमिल एलम की डिमांड करी। यहाँ पे एलम का मतलब होता है स्टेट। एलम का मतलब क्या होता है कि वो स्टेट, जो तमिलियंस थे वो अपने लिए एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहते थे, जिसकी डिमांड कंटिन्यूसली वो कर रहे थे। और जब ये सारी डिमांड्स इग्नोर की गई सो उनके बीच में एक सिविल वॉर जैसी कंडीशन चालू हो गई और तमिलियंस और श्रीलंकन्स के बीच में एक सिविल वॉर चली, जो कि एंड हुई कब, 2009 में। कब एंड हुई, 2000